हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश की एक और नई घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई द्रव में एक पेंसिल को डाला जाए तो बाहर से देखने पर वह पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों ऐसा होता है? यह किसी द्रव में अगर हम एक सिक्के को डाल दें और ऊपर से देखें तो वह सिक्का हमें तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किस कारण से ऐसा होता है? तो इन्हीं घटनाओं को आज समझने के लिए आज हम प्रकाश की एक नई घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग और उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? इस घटना के बारे में जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग और उसकी दिशा बदल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए हम एक संख्या से उसको प्रदर्शित करते हैं और वह संख्या दो माध्यमों का एक सापेक्षिक गुण होता है। दो माध्यमों को एक दूसरे से हम रिलेट करके तब उस संख्या को लिखते हैं जिसको कहते हैं अपवर्तनांक। यानी हम अपवर्तन को अपवर्तनांक द्वारा व्यक्त करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? भाई दो माध्यम की बात की गई। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तब यह अपवर्तन की घटना होती है। यानी प्रकाश का वेग बदलता है, उसकी दिशा बदलती है। तो कहीं ना कहीं उस माध्यम का अपना अलग अलग अपवर्तनांक होगा। अब अपवर्तनांक को कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग होते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो वेग होगा हम सापेक्षिक राशि से निकाल सकते हैं, या तरंगदैर्घ्य में भी परिवर्तन होता है, हम तरंगदैर्घ्य का अनुपात करके निकाल सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले माध्यम में आपतन कोण कीजिए और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात दोनों माध्यमों के बीच का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम अपवर्तनांक से अपवर्तन को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक एक अनुपातिक राशि कहा जा सकता है और यह अनुपातिक राशि है और यह आपतित किरणों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है कि किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रहा है, और यह माध्यमों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार के माध्यम में प्रकाश किरणें डाली जा रही हैं, और साथ ही साथ यह ताप पर भी निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक जो होता है वो ताप पर भी निर्भर करता है। अगर हम पहले माध्यम को निर्वात ले लें तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम सीधे n1 n2 से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, अगर हमें किसी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त करना है तो हम उसको 1n2 लिख सकते हैं। 1n2 इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाएगा। और अगर किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना है तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, जैसे कोई माध्यम n1 है और दूसरा माध्यम है n2, तो अगर हम निर्वात के सापेक्ष इस माध्यम के अपवर्तनांक को n1 से लिखें और दूसरा माध्यम निर्वात के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक n2 है, तो प्रकाश किरण अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और अपवर्तन की घटना हो रहा है तो अपवर्तन की घटना के लिए कहीं ना कहीं माध्यम की सघनता और विरलता भी जिम्मेदार है। माध्यम की सघनता जितना ज्यादा होगा अपवर्तनांक भी उतना ज्यादा होगा, यानी अपवर्तन की घटना भी उतनी ही होगी। तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है, मतलब अपनी दिशा से वो या तो अभिलंब की ओर झुकता है या तो अभिलंब से दूर हटता है। तो कब अभिलंब की ओर झुकेगा, कब अभिलंब से दूर हटेगा, तो आइए पहले हम अपवर्तन के नियम के बारे में जान लें। अपवर्तन का नियम क्या है और उसके बाद हम इस चीज को क्लियर करने वाले हैं कि कब प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से दूर हटेगा। इसे जानने से पहले हम सबसे पहले
अपवर्तन का नियम क्या है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। जैसा कि हम प्रावर्तन का नियम पढ़ चुके हैं उसी प्रकार हम अपवर्तन के भी नियम देते हैं, लेकिन यहां अपवर्तन के 3 नियम दिए जाएंगे। तो पहला अपवर्तन का नियम क्या है, पहला अपवर्तन का नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आइए देखते हैं क्या है आपतित किरण। तो यहां देखिए, आप यहां अपवर्तन की घटना को दिखाया गया है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाया गया है, और इसमें इस लाइन के ऊपर माध्यम 1 लिया गया और नीचे माध्यम 2 लिया गया है। इस माध्यम 1 को विरल कहा गया, दूसरे माध्यम के सापेक्ष ये विरल है, और दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है। इस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n1 कहा गया है और दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n2 कहा गया। और इस पहले माध्यम में प्रकाश किरण हमने इस प्रकार डाला, यानी इसको आपतित किरण कहा जाएगा। जो पहले माध्यम में प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर गिर रही है, दो माध्यमों को अलग करने वाला ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर हमने आपतन कोण आई से, आपतन कोण आई देखिए अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और जब यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाएगी तो अब यहां क्या दिखाया गया है, अपने मार्ग से विचलित हुई है, जाना चाहिए सीधा है, लेकिन यह अभिलंब की ओर झुक रही है, यह अभिलंब की ओर झुक रही है। तो माध्यम ऊपर विरल था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरणें डाली गई तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरे माध्यम में अब इसी किरण को दूसरे माध्यम में हम अपवर्तित किरण कहेंगे। और अब ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको हम अपवर्तन कोण, इसको आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण कहलाएगा, इसको भी R से प्रदर्शित करेंगे। देखिए माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरणें डाली गई है और यहां प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक रही हैं, आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण को R से लिखा गया है। तो अब इस आधार पर हम अपवर्तन का पहला नियम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाएगा। जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें डाली गई है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। तो आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा हम अभिलंब कह सकते हैं। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम है। पहले नियम में क्या कह सकते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा अपवर्तन का नियम, तो दूसरा अपवर्तन का नियम हम कह सकते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन होता है, तो आपतन कोण की ज्या तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, का अनुपात नियत होता है। देखिए इसको अगर सूत्र से दिखाया जाए, ये दूसरा वाला जो अपवर्तन का नियम बताया गया इसको हम फार्मूले से दिखा सकते हैं, आपतन कोण की ज्या
यानी आपतन कोण को आई लिखा गया तो हम यहां लिख सकते हैं साइन आई बटा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको हम लिख सकते हैं साइन आर, और ये बराबर होता है नियतांक के, नियतांक के। और जैसा कि हम पहले ही परिभाषा बता चुके हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाएगा और 1n2 से प्रदर्शित करेंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात किया गया कि दो माध्यमों का सापेक्षिक अपवर्तनांक है ये 1n2। अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख सकते हैं। तो हमको यह सूत्र अपवर्तन के द्वितीय नियम से मिला। इस सूत्र को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहां जो ये फार्मूला मिला इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम स्नेल के नियम के आधार पर भी अपवर्तनांक को परिभाषित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरा अपवर्तन का नियम क्या है। तीसरा अपवर्तन का नियम, तो देखिए तीसरा अपवर्तन का नियम यही बताता है कि अपवर्तित किरण की आवृत्ति, अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही होती है जो आपतित किरण की आवृत्ति होती है। यानी अपवर्तित किरण और आपतित किरण की आवृत्ति जो होती है वो समान होती है। तो आवृत्ति नहीं बदलती, वेग बदल जाता है। तो तीसरे नियम में यही कहा जाता है कि अपवर्तित किरण की आवृत्ति, अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही होती है, वही होती है जो आपतित किरण की है। जो आपतित किरण की होती है। परंतु वेग बदल जाता है, परंतु वेग बदल जाता है। तो यह तीसरा अपवर्तन का नियम कहा जाएगा। यहां से हमें क्या मालूम चला कि अपवर्तन के तीन नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा आपतन कोण की ज्या तथा एक निश्चित तरंगदैर्ध्य पर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसको हम साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, या इस नियतांक को हम 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कह सकते हैं, जिसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में n2/n1 लिख सकते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और तीसरा हमारा अपवर्तन का नियम है अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही होती है जो आपतित किरण की होती है, परंतु वेग बदल जाता है। मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति वही रहती है। अब आइए देखते हैं इसमें जो अपवर्तनांक आया है, इस अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो अपवर्तनांक जो होता है वो दोनों माध्यमों का एक सापेक्षिक गुण होता है। दोनों माध्यमों पर वो निर्भर करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है। तो अपवर्तनांक ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हम कह सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष
किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। अब जैसे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाए तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम सीधे Na लिख देंगे। Na यानी एयर का निरपेक्ष अपवर्तनांक, या जल का कहना है तो Nw लिख दिया, तो इसको जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। इसी प्रकार कांच का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना है तो हम Ng सीधा लिख देंगे, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इस प्रकार से हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं। या पहले माध्यम के लिए कहा जाए, माध्यम 1 के लिए तो N1 लिख देंगे, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 लिख देंगे। अब यह है क्या भाई, N1 N2 ये जो भी लिखा गया है हम उसके माध्यम में इस तरीके से सूत्र एक पढ़ सकते हैं। इस अपवर्तनांक को प्रदर्शित करना है तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है हम उसका निर्वात में प्रकाश की चाल के साथ अनुपात ले लेंगे। तो इस तरीके से निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल करके हम निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का निकाल सकते हैं। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर हम किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से लिखें तो n बराबर प्रकाश की चाल निर्वात में c से लिखी जाती है, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखी जाती है, तो n बराबर c बटा v कहा जा सकता है। n बराबर c बटा v। या इस सूत्र की सहायता से हम किसी माध्यम का अगर हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक मालूम हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। v बराबर c बटा n, इस फार्मूले से हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के मालूम हो जाने पर। अब आइए देखते हैं दूसरा जो सापेक्ष अपवर्तनांक है ये क्या होता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक हम इस तरीके से, सापेक्ष अपवर्तनांक, अब सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रदर्शित करना है तो दो माध्यमों के बीच का होना चाहिए, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हम इसको लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम 1n2 से प्रदर्शित करेंगे। 1n2, इसमें n के आगे और पीछे दोनों उस माध्यम के लिए एक अंक लिखा होगा या कुछ वहां प्रतीकात्मक शब्द लिखा जाएगा। जैसे कहा जाए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के लिए आगे a लिख देंगे और जल के लिए पीछे w लिख देंगे, तब वहां ANW का प्रयोग किया जाएगा। या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहा जा रहा है तो आगे A लिख देंगे और पीछे कांच के लिए हम G शब्द का प्रयोग कर देंगे, G अक्षर वहां डाल देंगे, पहला अक्षर। तो इस तरीके से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों माध्यमों में अगर चालें मालूम है तो हम उसके आधार पर निकाल लेंगे, या दोनों माध्यमों के अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक मालूम है तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर n2 बटा n1, ये फार्मूला होता है। अब अगर हम n1 और n2 को अलग अलग निकालें तो n1 बराबर आ जाएगा c बटा v1, n1 बराबर आ जाएगा c बटा v1,
और N2 बराबर अगर निकाले तो वो C/V2 हो जाएगा। अब फिर यहां अगर मान रखा जाए तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, देखिए इसी फार्मूले में अगर हम निकाले N1 बराबर, तो N1 बराबर हो जाएगा C/V1 और N2 बराबर अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा C/V2। अब इन दोनों मानों को इसमें रख दिया जाए तो यहां से देखिए 1N2 को क्या लिख सकते हैं, 1N2 इक्वल टू N2 को लिख देंगे ऊपर C/V2 और नीचे N1 को लिख देंगे C/V1। अब देखिए नीचे वाली भिन्न पलट के ऊपर जाएगी और यहां से सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा V1/V2, ये V1/V2 के बराबर आएगा। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यह लिखा जा सकता है। और हम यह भी जानते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम सूत्र पढ़ चुके हैं, चाल बराबर क्या होता है, यानी v बराबर न्यू इंटू लैम्डा, यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो उस माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहां से अगर हम देखें तो 1N2 का एक रूप और मिल सकता है, हम V1 को लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा1, ये लिख सकते हैं V1 बराबर न्यू इंटू लैम्डा1, यानी V बराबर न्यू लैम्डा फार्मूले का उपयोग किया गया। और V2 बराबर अगर कहें तो न्यू इंटू लैम्डा2 कहा जा सकता है। भाई आवृत्ति दोनों माध्यमों में सेम रहेगी, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। तो यहां न्यू से न्यू कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से देखिए हमें एक ऐसा आंकड़ा मिल रहा है कि 1N2 बराबर यहां से मिल चुका है N2/N1 और ये बराबर 1N2 के V1/V2 है। और यहां फिर हम देख चुके हैं यही 1N2 ये λ1/λ2 के बराबर भी आ रहा है, ये λ1/λ2 के भी बराबर आ रहा है। तो इन सभी गणनाओं के आधार पर हम स्नेल के नियम का व्यापक रूप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्नेल के नियम का व्यापक रूप क्या हुआ। स्नेल के नियम का व्यापक रूप, ये न्यूमेरिकल में काम कर सकता है। तो स्नेल का नियम क्या बताया गया कि साइन I बटा साइन R ये बराबर होता है 1N2 के, और 1N2 को हम लिख सकते हैं N2/N1 और N2/N1 को हम लिख सकते हैं V1/V2 और V1/V2 को लिख सकते हैं λ1/λ2। तो इस तरीके से इस सूत्र को हम स्नेल के नियम का व्यापक रूप कह सकते हैं, स्नेल के नियम का व्यापक रूप कह सकते हैं। या अधिकतर न्यूमेरिकल में इन दोनों का प्रयोग करके भी प्रश्न दिया गया है कि मान लीजिए किसी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें डाली जा रही है और पहले माध्यम में आपतन कोण θ1 है और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण θ2 अगर ले लिया जाए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन θ1 बटा साइन θ2 बराबर N2/N1, ऐसा भी कहा जा सकता है। यदि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 व N2 हैं, यदि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 व N2 हैं, पहले माध्यम में आपतन कोण θ1 पर दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण θ2 हो, अपवर्तन कोण
थीटा 2 हो तब देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा सकता है साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा 2, ये बराबर कह सकते हैं n2 बटा n1। बिल्कुल इसी फार्मूले से लिया गया है कि अगर हम आपतन कोण थीटा 1 ले ले और अपवर्तन कोण को थीटा 2 ले ले तो साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा 2 ये n2 बटा n1 के बराबर होगा। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दें तो इसका यह रूप भी ध्यान रखिएगा कि n1 साइन थीटा 1, n1 इंटू साइन थीटा 1 ये बराबर होगा n2 इंटू साइन थीटा 2, n2 इंटू साइन थीटा 2। इसका भी प्रयोग करके हम आसानी से न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। यानी किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मालूम हो और उस माध्यम में आपतन कोण और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण और दूसरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इनका गुणनफल जो होगा वो सदैव बराबर होगा, इनका गुणनफल सदैव बराबर आएगा। तो इस आधार पर हम अपवर्तन की घटना को समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश की किरणें कब अभिलंब की ओर झुकती हैं और कब अभिलंब से दूर हटती हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि माध्यम की सघनता और विरलता ये दोनों ऐसे गुण होते हैं, सघनता और विरलता, पीछे हमने बताया भी है कि हम पदार्थ में उनके अणुओं के बीच दूरी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों के लिए कुछ माध्यमों में यह अपवाद भी साबित होता है। हम यह नहीं कह सकते कि पदार्थिक घनत्व के आधार पर हम माध्यमों को सघन या विरल कहें। ऐसा भी माध्यम हो सकता है कि जिसका पदार्थिक घनत्व अधिक हो लेकिन उस माध्यम का जो सघनता है वो कम हो, ऐसा भी संभव है। अब जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं मिट्टी का तेल और जल। तो मिट्टी के तेल और जल को अगर देखा जाए तो मिट्टी का तेल जो होता है उसका पदार्थिक घनत्व जो होता है वो कम होता है जल से। तो जल में अगर मिट्टी का तेल डाला जाए तो जल नीचे बैठ जाता है और मिट्टी का तेल ऊपर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का तेल का जो पदार्थिक घनत्व होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है, 0.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये मिट्टी के तेल का घनत्व होता है। और जबकि जल का घनत्व अगर कहा जाए तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लगभग होता है। यानी जल जो होता है वो मिट्टी के तेल से भारी होता है, उसका पदार्थिक घनत्व अधिक होता है। लेकिन अगर कहा जाए मिट्टी के तेल और जल में कौन सघन है, किसकी सघनता अधिक है, तो अगर हम दोनों के अपवर्तनांक की बात करें तो मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक अधिक होता है, 1.41 के करीब होता है। मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.41 के करीब होता है, जबकि जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 के आसपास है, 1.33। तो इसका अपवर्तनांक जल का कम है, मिट्टी के तेल का ज्यादा है। तो अपवर्तनांक अधिक मतलब सघनता अधिक कह सकते हैं। मिट्टी का तेल सघन है, जल विरल है उसकी अपेक्षा, जबकि घनत्व जल का ज्यादा है। तो हम घनत्व के आधार पर सघनता या विरलता हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, वहां हमें यह ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो पीछे बताए गए उदाहरण के आधार पर वहां वो लागू हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी अन्य माध्यम में वो लागू ना हो, तो उनको भी हम ध्यान रखेंगे। वही सत्य नहीं मान लेंगे कि हाँ माध्यम में अणुओं के बीच की दूरी कम है तो सघन, ऐसा नहीं है। तो कहीं अपवाद भी ऐसा मिल सकता है, जैसे मिट्टी के तेल और जल के बारे में बताया गया। तो सघनता और विरलता के आधार पर हम अपवर्तनांक को भी कह सकते हैं कि जो माध्यम जितना अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। सघन माध्यमों का अपवर्तनांक अधिक होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, यह बात ध्यान रखिए। अब आइए देखते हैं कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होगा।
तो अपवर्तित किरण तब क्या होगा, हम यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरणों का हम आपतन कर रहे हैं, प्रकाश किरणों को आपतित कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 जो होगा वह छोटा होगा सघन माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना में। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो n1 हम लेस देन n2 लिख सकते हैं, और अगर n1 लेस देन n2 है तो यहां से हम दिखा सकते हैं कि n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, इस n1 को नीचे ले आए अगर तो n2 अपॉन n1 ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। भाई n2 अपॉन n1 की बात करें तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, दूसरे माध्यम का ज्यादा होगा। और अगर n2 बाई n1 किया जाए तो n2 बाई n1 ग्रेटर देन 1 होगा। अब स्नेल का नियम हम पढ़ चुके हैं। स्नेल का नियम है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर ये n2 बटा n1 के बराबर होता है, n2 बटा n1 के बराबर होता है। और यहां देखिए n2 बटा n1 ग्रेटर देन 1, तो इसका मान ग्रेटर देन 1 कहा गया। तो यहां से हम साइन आई बटा साइन आर भी ग्रेटर देन 1 कह सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको लिख सकते हैं साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अब अगर साइन आई साइन आर से बड़ा है, साइन आई साइन आर से बड़ा है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, भाई आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज ग्रेटर देन आर, या इसी को हम उल्टा कहें तो आर इज लेस देन टू आई, ये कहा जा सकता है। यानी जब प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या मालूम चल रहा है, अपवर्तन कोण जो होगा वो आपतन कोण से छोटा होगा, अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा होगा। इसका मतलब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। तो यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां से यह बात क्लियर हो गई, मौखिक रूप से नहीं कहना, इसको मैथमेटिकल सिद्ध किया जा चुका कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां मैथमेटिकल डाटा निकाला जा चुका। अब दूसरा केस देखिए इसका, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब देखिए जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अब की बार सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो अधिक होगा। सघन माध्यम यानी माध्यम 1 को अब की बार सघन कहा गया, अब की बार माध्यम 1 को सघन कहा गया तो n1 को ग्रेटर कहेंगे n2 से। माध्यम 1 अगर सघन है तो n1 इज ग्रेटर देन n2, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि n2 अपॉन n1, इस n1 को यहां ले आएंगे तो n2 अपॉन n1 ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1, n2 अपॉन n1 लेस देन 1। अब हम जानते हैं कि n2 अपॉन n1 ये साइन आई बटा साइन आर के बराबर होता है, साइन आई बटा साइन आर ये बराबर होता है n2 बटा n1, और n2 बटा n1 लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, साइन आई इज लेस देन टू साइन आर, या हम यहां से लिख सकते हैं आई इज लेस देन टू आर, आई इज लेस देन टू आर, यानी आपतन कोण छोटा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह
अपवर्तन कोण बड़ा मिलता है आपतन कोण से। तो अपवर्तन कोण बड़ा का मतलब कि यह सीधे मार्ग से आ रही थी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। भाई जब अपवर्तन कोण छोटा होगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी कहा जाएगा, और जब अपवर्तन कोण बड़ा मिल रहा है तो हम कहेंगे कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हटती है। अतः अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यह बात भी यहां दिखाया जा चुका कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुकेगी और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो यह घटना भी यहां क्लियर हो गया। अब हमें कुछ मौखिक नहीं करना है, अब हम प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता देख सकते हैं कि प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का गुण होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी एक मार्ग से आ रही है, अपवर्तन की घटना हो रहा है और उस मार्ग को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो वो पथ वही रहेगा जिस पथ से पहले आ रही थी वही पथ से दोबारा जाएगी। जैसे यहां देखिए हम इसी फिगर में दिखा रहे हैं, ये फिगर माध्यम 2 के लिए लिया गया था और इस माध्यम को सघन कहा गया। ये सघन है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। अब इसमें देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होती है, हम इस बात को समझना चाहते हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज क्या होती है, तो यहां देखिए जो फिगर बना हुआ है इसी में देख रहे हैं कि यदि प्रकाश किरण अब यहां विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है, और अगर इसका रिवर्स ले लिया जाए यानी प्रकाश किरण को अब की बार हम सघन माध्यम से डालें, तो अगर इस सघन माध्यम में हम आपतित कराएंगे आर आपतन कोण से, आपतन कोण को अब की बार आर ले लिया जाए तो निश्चित ही अपवर्तन कोण हमको आई प्राप्त होगा, अपवर्तन कोण हमको आई प्राप्त होगा, और यह जिस माध्यम में पहले आपतित हुई थी उसी मार्ग से यह वापस जाएगी। प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का गुण होता है कि अगर इस मार्ग से आ रही है, इस मार्ग से आपतित कराने पर इस मार्ग पर जा रही है, तो इधर से अगर आपतित कराएं तो निश्चित रूप से पहले वाले मार्ग पर ही यह वापस जाएगी। तो यही गुण प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाता है। उत्क्रमणीयता के लिए हम कुछ सूत्र भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं 1n2 स्नेल का नियम अगर लगा दिया जाए, स्नेल के नियम से, तो हम यहां से कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाएगा, और साइन आई बटा साइन आर ये 1n2 के बराबर लिखा जा सकता है। अब देखिए इसका रिवर्सिबिलिटी लिया जाए, अब की बार प्रकाश किरण इस दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में डाली जा रही है, आपतन कोण अब की बार आर लिया जा रहा है, और आपतन कोण आर है और अपवर्तन कोण आई कहा गया, आपतन कोण आर है और अपवर्तन कोण आई कहा गया,
तब ऐसे केस में देखिए रिवर्सिबिलिटी लेने पर यदि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश करती है तब स्नेल का नियम लगाइए। तब स्नेल के नियम से यहां देखिए अब की बार आपतन कोण आर कहा गया और अपवर्तन कोण को आई, तो अब हम इसी तरीके से अगर लगाएं तो यहां हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई, ये बराबर लिख सकते हैं। अब की बार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी 2n1 लिखना पड़ेगा, 2n1, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां दोनों समीकरण को गुणा करा दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए बाय पक्ष का अगर गुणा कराएं तो साइन आई बटा साइन आर, और यहां देखिए साइन आर बटा साइन आई, और दाहिने पक्ष में 1n2 इंटू 2n1, ये साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, ये 1 आ जाएगा टोटल 1/1। तो यहां से लिख सकते हैं हम 1n2 इंटू 2n1, 1n2 इंटू 2n1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। या यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2n1 इक्वल टू 1/1n2, 1/1n2। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित कर रहा है कि अगर हम माध्यम को आपस में इंटरचेंज कर दें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का ठीक व्युत्क्रम होगा, ये उसी का ठीक उल्टा होगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3 माध्यम होता, 3 माध्यमों से होकर गुजर रही होती प्रकाश किरण, तब क्या लिखते? यदि प्रकाश किरण 3 माध्यमों से होकर, यदि प्रकाश किरण 3 माध्यमों से होकर गुजरती है, तब यदि प्रकाश किरण 3 माध्यमों से होकर गुजरती है तब हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं? तब यहां हम लिख सकते हैं 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू 1, ये दिखाया जा सकता है। या इसी को हम सिंप्लीफाई कर ले तो 2n3 इक्वल टू 1/1n2 इंटू 1n2 इंटू 3n1, ये लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाए तो इसी फार्मूले को हम 2n3 इक्वल टू 1n3 अपॉन 1n2 लिख सकते हैं। यह फार्मूला यहां से प्राप्त हो सकता है कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 3 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से भी हम दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कि वह माध्यम प्रकाश किरण वायु से जल में और जल से कांच में जा रही हो और पुनः फिर कांच से वायु में जा रही हो, तो उसके लिए अगर सूत्र लिखना चाहें तो उसके लिए भी हम सूत्र लिख सकते हैं। देखिए उसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे? यदि पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल, तथा तीसरा माध्यम
कांच हो तब यही फार्मूला हम दिखा सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये बराबर 1 लिखा जा सकता है। या यहां से हम WNG का अगर फार्मूला लिखें तो WNG बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी फार्मूले के अनुरूप हम WNG अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, देखिए यहां इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ANG बटा ANW। तो इस फार्मूले का भी प्रयोग न्यूमेरिकल में किया जाएगा, इस फार्मूले को भी ध्यान देना है। अब आइए देखते हैं कि द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई कैसे निकालते हैं। द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम यहां एक फिगर दिखा रहे हैं। द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई, द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई, तो जैसा कि बताया जा चुका है कि द्रव के भीतर अगर कोई सिक्का डाल दिया जाए तो वह सिक्का तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ एक बर्तन लिया गया है और इस बर्तन में एक द्रव भरा हुआ है और यहाँ देखिए बर्तन की तली में एक वस्तु रखा हुआ है बिंदुओं पर, एक वस्तु बिंदुओं पर रखा हुआ है। यदि ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से देखते समय यह कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी वो पर रखी हुई वस्तु हमको आई पर दिखेगी, यानी वास्तविक गहराई से ये कम गहराई पर दिखाई देगा। अब यहां हमने मान लिया इस बिंदु वस्तु O की वास्तविक गहराई H मान लिया और जो दिखाई दे रहा है वो बिंदु I पर हमको दिख रहा है, आभासी गहराई को H मान लिया। तो आभासी गहराई को स्मॉल h और वास्तविक गहराई को कैपिटल H माना गया है। तो ऐसा कब होगा, देखिए यहां कुछ किरणें दिखाई गई कि जब वस्तु रखा हुआ है वो पर और लंबवत ऊपर वायु से अगर देखा जाए, देखिए बाहर माध्यम वायु है और हम इस जल के ठीक ऊपर से देखें अगर, तो ऊपर से देखने पर यहां से जो प्रकाश किरणें, वस्तु से प्रकाश किरणें जो परावर्तित होकर आ रही हैं, यह वायु और जल के जब दोनों को अलग करने वाले पृष्ठ पर पहुंचेगी तो यहां प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा। भाई प्रकाश किरण जब जल से वायु में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी और पीछे बढ़ाने पर, यही किरण पीछे बढ़ाने पर हमको क्या लग रहा है कि ये आई से आ रही हो। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से देखेगा लंबवत तो वह ए और सी वो लगभग दोनों समीप बिंदु नजर आएंगे ऊपर से देखने पर। तो इस कारण से जब प्रकाश किरण देखा जाएगा इस वस्तु को, प्रकाश किरणों द्वारा जब ऊपर से कोई व्यक्ति देखेगा इस वस्तु को तो वास्तविक स्थिति इसकी नहीं दिखेगी बल्कि यह स्थिति दिखाई देगी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो कितना ये वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां हमने क्या माना है कि जो द्रव बर्तन में भरा हुआ है इस द्रव का अपवर्तनांक हमने n मान लिया है, n इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लिया गया कि इस द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक n है। और हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 के बराबर होता है। तो हम वायु के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 कह सकते हैं, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होगा जबकि द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक n है। अब हम स्नेल के नियम से अगर लिखें फार्मूला तो स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से देखिए यहां वस्तु से जो प्रकाश किरण जा रही है और यहां पर अपवर्तन हो रहा है, तो यहां पर अगर अपवर्तन हो रहा है तो हम यहां देखिए ये कोण आई है तो यह कोण भी आई होगा क्योंकि यहां अभिलंब खींचा गया है डॉटेड लाइन से। तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी, इसको तिर्यक रेखा माना जाए तो ये कोण एकांतर कोण होने के कारण बराबर, अगर ये आई कोण है तो ये भी आई कोण होगा। ठीक उसी प्रकार ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ आई पर काट रहा है तो ये रेखा और ये रेखा समांतर और इसको तिर्यक रेखा अगर ले लिया जाए इस रेखा को तो यह कोण और यह कोण भी एक दूसरे के ठीक बराबर होंगे, संगत कोण होंगे। दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काट रही हो तो ये संगत कोण बराबर होते हैं एक दूसरे के।
तो इस आधार पर अगर ये कोण R है तो यह कोण भी R ही कहा जाएगा। अब यहां देखिए, हम इन किरणों के आधार पर अगर हम यहाँ स्नेल का नियम लगाए तो स्नेल के नियम से देखिए, अभिलंब से आपतन कोण I बन रहा है और यहाँ अपवर्तन कोण R मिल रहा है, और अपवर्तन कोण R ये वायु में मिल रहा है और आपतन कोण I n अपवर्तनांक वाले द्रव में मिल रहा है। तो स्नेल का नियम हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या, तो यहां हम n इंटू साइन आई ये बराबर कह सकते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और दूसरे माध्यम में बना अपवर्तन कोण का ज्या साइन r, ये लिखा जा सकता है। n इंटू साइन आई बराबर 1 इंटू साइन r, यह दिखाया जा सकता है। अब हम यहां से अगर देखें, इसमें कहा जा रहा है, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, और आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R को अगर मान लिया जाए कि ये बहुत लघु कोण है, ऊपर से देखने पर ये बहुत कम दिखाई देंगे, यदि I व R बहुत अल्प हैं या बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हों तथा ऊपर से देखने पर बिंदु C तथा A भी समीप होंगे, I व R बहुत छोटे हो और ऊपर से देखने पर A और C एक दूसरे के निकट दिखाई देंगे, तो एक दूसरे के निकट दिखेंगे तो हमें कुल मिलाकर देखिए, यहां से जो प्रकाश किरण, दो किरणें दिखाई गई, एक तो लंबवत यहां जा रहा है, तो जो प्रकाश किरण लंबवत जा रहा है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। भाई लंबवत प्रकाश किरण जो जा रहा है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, वो सीधे निकलेगा, क्योंकि आपतन कोण जब 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होता है। हम स्नेल के नियम से निकाल सकते हैं कि आपतन कोण 0 डिग्री तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री। तो वस्तु से यहां देखिए दो किरणें चल रही थी, एक इधर जा रही थी, एक इधर जा रही थी। अब ये दोनों बिंदु जब निकट होंगे तो इन दोनों बिंदुओं के काटने से हमें इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, हमें इसका प्रतिबिंब ऊपर से देखने पर दिखाई देगा। तो अब यहां देखिए I और R अगर छोटे हैं तो C और ये भी समीप होंगे, और अगर ये दोनों समीप हैं तो हम इन दोनों कोण को मान सकते हैं, अतः साइन I को हम tan I के निकटतम मान सकते हैं कि साइन I tan I के बराबर होगा, तथा साइन R इसको tan R के लगभग बराबर कहा जा सकता है। साइन I को tan I और साइन R को tan R के हम लगभग समतुल्य कह सकते हैं। तो अब समीकरण 1 में यही वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 1 से। अब यहां देखिए n इंटू साइन I को हम लिख सकते हैं tan I और 1 इंटू साइन R को लिख सकते हैं tan R। अब चित्र के आधार पर हम tan I और tan R का अगर मान निकालें तो यहां से देखिए tan I की वैल्यू अगर निकाला जाए तो tan I, यहां एक कोण बन रहा है I, इस हम त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज ACO, एक समकोण त्रिभुज है ACO, और समकोण त्रिभुज ACO में कोण के सामने की भुजा जो CA है इसको लंब कहेंगे और CO को कहेंगे आधार। तो लंब बटा आधार यानी इसको हम CA बटा CO लिख सकते हैं, CA बटा CO, ये हो जाएगा tan I। और tan R की वैल्यू अगर कहा जाए तो tan R बराबर इस त्रिभुज से लिखा जाएगा, त्रिभुज ACI समकोण त्रिभुज है, R के सामने का ये भुजा CA लंब होगा और CI होगा आधार। तो हम यहां से लिख सकते हैं CA बटा CI, लंब बटा आधार करके हम tan R बराबर CA बटा CI। अब इन दोनों मानों को इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, और यहां से देखिए फार्मूला क्या मिलेगा, n इंटू ये हो जाएगा CA अपॉन CO, ये बराबर होगा 1 इंटू CA अपॉन CI। देखिए CA से CA दोनों पक्ष में कैंसिल हो रहा है, इस CO को यहां मल्टीप्लाई करा देंगे
तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n बराबर आ जाएगा CO अपॉन CI, CO अपॉन CI। n क्या है, इस द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक है n। अब CO देखिए, C से O की दूरी, ये वास्तविक गहराई है, वस्तु की वास्तविक गहराई है, तो हम यहां से लिख सकते हैं n बराबर वास्तविक गहराई, इसको लिख सकते हैं वास्तविक गहराई बटा CI को लिख सकते हैं आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। n बराबर CO बटा CI मतलब वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। जैसा कि हमें मालूम है वास्तविक गहराई को कैपिटल H लिखा गया है और आभासी गहराई को स्मॉल h, या इसी से हम आभासी गहराई h के लिए फार्मूला निकालें तो ये h बटा n के बराबर होगा, h बटा n के बराबर होगा, ये आ जाएगा आभासी गहराई के लिए फार्मूला। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें निकालना है कि अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, तो हम निकाल सकते हैं यहां से। देखिए, अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन, अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन, अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन क्या होगा। देखिए, हम अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन, तो वस्तु कहां से कहां विस्थापित हुई है, O से I कहिए या I से O कहिए, तो यहां O से I का विस्थापन मिल रहा है, हम लिख सकते हैं OI बराबर, OI बराबर, तो OI निकालना है तो हम CO माइनस CI लिख सकते हैं, CO माइनस CI। अब CO की वैल्यू है कैपिटल H और CI की वैल्यू है स्मॉल h, और यहां से देखिए स्मॉल h बराबर निकाला गया है h बटा n, तो इसको h बटा n कह सकते हैं। यहां से हम h माइनस इसको h बटा n कहा जा सकता है। अब h कॉमन ले लिया जाए तो यहां देखिए h अगर कॉमन ले ले तो अपवर्तन के कारण वस्तु का विस्थापन हमें क्या मिल जाएगा, OI इक्वल टू h कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन n ये मिल जाएगा। अपवर्तन के कारण ये विस्थापन का सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है या वस्तु जो रखी हुई है, वह वस्तु 2-3 माध्यम, आगे 2 से या 3 से अधिक माध्यम है, उसके नीचे रख दिया जाए, ऊपर से देखा जाए, यदि कोई वस्तु कई माध्यमों से नीचे, कई माध्यमों के नीचे रखी हुई है, तब वहां से देखिए क्या फार्मूला हमको प्राप्त होगा अपवर्तनांक का। इसी फार्मूले से हम आभासी गहराई निकाल सकते हैं। यदि वस्तु कई माध्यमों के नीचे स्थित है जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 N2 N3 ... तथा माध्यमों की लंबाइयां क्रमशः H1 H2 H3 ... हैं, तब वस्तु की आभासी गहराई देखिए हम निकाल सकते हैं। वस्तु की आभासी गहराई क्या होगी, हम लिख सकते हैं D इक्वल टू
H1 अपॉन N1 प्लस H2 अपॉन N2 प्लस H3 अपॉन N3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आभासी गहराई अगर एक से अधिक माध्यम के नीचे प्रकाश रखा हुआ है, वस्तु जो रखा हुआ है वो कई माध्यमों के नीचे रखा हुआ है, इस तरीके से कि वस्तु स्थित है यहाँ और यहाँ से यहाँ कोई दूसरा माध्यम, फिर यहाँ दूसरा माध्यम, फिर यहाँ दूसरा माध्यम, इस तरीके से बहुत सारे माध्यम हैं। यहाँ भिन्न भिन्न माध्यम लिए जाएं और इनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हो और वस्तु यहाँ रखा हो, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, इसका अपवर्तनांक है N1, इसका N2, इसका N3, इसका N4 और इनकी जो लंबाइयां हैं इसको कहा जाए H1 है, ये H2 है, H3 है, H4 है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तब यहां हमें अगर आभासी गहराई निकालना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाला जाएगा। H1/N1 प्लस H2/N2 H3/N3, इन सब का हम अनुपात का योग करके हम इस वस्तु की आभासी गहराई निकाल सकते हैं कि ऊपर से देखने पर वस्तु कहाँ दिखेगा। ऊपर देखने पर मान लीजिए यहाँ दिख रहा है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, तो इसकी आभासी गहराई कितनी होगी। इस आभासी गहराई d को हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो यह फार्मूला ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले से एक से अधिक माध्यम अगर हैं तब हम आभासी गहराई निकालेंगे। तो आज हम लोगों ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा, उसके विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ा। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।